कि मित्रों, आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि कमिंग बाई इलेक्शन बड़ौदा चुनाव में आप हमारा साथ दीजिए। हम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। यदि आपने हमारी ये सीट जीत करके हमारे को मौका दिया तो हम विधानसभा में बैठ करके आपके हर उस मुद्दे को टच करेंगे जो आज तक सरकारें भाषण के जरिए आपको वर्गलाती रही हैं। भविष्य में कोई वर्गलाने का काम और या झूठ बोल करके हम उस झूठ को पकड़ करके विधानसभा में दिखाएंगे। जिस प्रकार से जींद चुनाव में लोगों ने मेरा साथ दिया था और साथ देने के बाद सरकार की मजबूरी हो गई थी, 1800 बच्चे जो डी ग्रुप के थे वो रातों रात लगाए थे मेरी मुहिम को काटने के लिए। शायद अब भी 5-4 हजार लोग की कई लिस्टें रुकी हुई हैं। उन लिस्टों को ये लोग राजकुमार सैनी को काटने के लिए जारी कर दें और आपके बच्चों का रोजगार बन जाए। जब तक आप कुल्हाड़ी के बेलन टाइट नहीं करेंगे तब तक रस निकलेगा नहीं। मेरी सभी से विनती है कि आप एक बार सामने आइए और इन झूठे और सब्जबाग दिखाने वाले नेताओं को, जैसे यूक्रेन के अंदर जूते मार मार के लोगों ने डस्टबिन में नेताओं को डाल दिया, एक दिन वैसा ही आपको भी करना पड़ेगा कि जो झूठ बोलने वाले नेता हैं इनकी धुलाई आपको करनी पड़ेगी। और सब्जबाग दिखाने वाले लोगों को आप पकड़ करके बैठाएं और पूछें कि तुम पहले चुनाव में ये कह के गया था, अब तक क्यों नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए हम तैयारी करे बैठे हैं। तो कौन लड़ेगा, आप या कोई और? मेरा सबसे पहला प्रयास है कि हल्का प्रॉपर में से कोई बड़ौदा में से हमें कोई मजबूत कैंडिडेट मिल जाए जो कम से कम जो सरकार की निर्धारित सीमा है 25 लाख की, उतना खर्च करने वाला कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाए। क्योंकि जो आदमी 10 रुपए खर्च करेगा उसे प्यार भी होगा और वो जिम्मेवारी भी समझेगा। अन्यथा क्या करते हैं लोग, टिकट लेकर के कहीं ना कहीं उसका अपना हित साधने के लिए टिकट के हमारे से ले लिया और बेच किसी और को दिया। और जिन उपचुनाव में हमारे साथ यही हुआ कि बड़ी पार्टियों के पास बेशुमार पैसे हैं और वो कैंडिडेट को ही खरीद लेते हैं। इसलिए इस खतरे को उठाने से पहले हम कम से कम हर पहलू पर नजर डाल करके कोई कैंडिडेट बढ़िया मिला तो मजबूत 10 रुपए खर्च करने वाला तो उसे उतारेंगे, अन्यथा खुद लड़ूंगा। खुद लड़ोगे चुनाव? जी सर, आज पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको लेके क्या प्रोग्राम? आज हमारी पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस, 2 सितंबर को हमारा स्थापना दिवस था। हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है प्रदेश के अंदर कि किसी को हमारी वजह से कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए वर्चुअल मीटिंग अरेंज की गई है। और उसके माध्यम से अपने सभी पदाधिकारियों को जहां पर वो लोग बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ही सबको मैसेज और बधाई दी जाएगी। और जो गुड़ा रोड के ऊपर बैकवर्ड भवन है उसमें कुछ थोड़े से लोगों का अरेंजमेंट किया गया है। आज हरियाणा लगातार जो है बेरोजगारी में लुढ़कता जा रहा है। देखिए नंबर 1 पे हरियाणा जो है ना, ये आज से तो है नहीं। दलित और पिछड़े के लिए तो जब से देश आजाद हुआ तब से ही नंबर 1 हम तो चल रहे हैं। और नंबर 1 पे जो है ना, हरियाणा जो है फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे अच्छा था। लेकिन जो दलित है, जो बैकवर्ड है, उसके रोजगार थे। पहले कुम्हार था हमारा जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, अब फ्री जाने के बाद मिट्टी के बर्तन कोई खरीदता नहीं। जो जीवर था वो पानी रखने का काम करता था, उसकी जगह फ्रिज आ गए हैं। जुलाहे की रजाई कोई खरीदता नहीं, मोची की जूती कोई लेता नहीं। आज इसी प्रकार से सब जो लुहार था उसके बनाए हुए अस्त्र शस्त्र जो औजार थे उनको खेती में कोई उपयोग में लाता नहीं। ये स्थिति तब इतनी कारगर हो गई है कि जो लोग 50-50, 100-100 घरों का काम करते थे, आज कॉमर्शियलाइज एग्रीकल्चर होने की वजह से और ट्रैक्टर के बाद इक्विपमेंट आने के बाद आज बड़ी बड़ी वर्कशॉप में काम होते हैं। अब लुहार का, कुम्हार का, किसी कश्यप का या किसी खाती का, धान का कोई काम अब इस तबके के पास है नहीं। जो बेरोजगारी है तो सरकार को ध्यान इन्हीं लोगों के ऊपर देना चाहिए था। लेकिन बड़े बड़े लोगों को आज भी बड़े बड़े लाइसेंस दे करके
रजाई भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, जो कृषि औजार भी हैं वो भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, फ्रिज भी बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। आम आदमी के हाथ में तो सिर्फ मजदूरी रह गई है और मजदूरी कहीं मिलती नहीं है। तो वो तो लोग पेट के भूखे लोग अब इस देश की पारदर्शिता को कैसे दर्शाएं, इसी वजह से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके लोग पैसे के बलबूते चुनाव में आज उनको खरीदने का काम करते हैं, जिस वजह से चुनाव जो है इतना धूमिल हो चुका है कि ये पैसे का खेल रह गया है, ये भावनाओं का खेल और हकदारियों का खेल रहा ही नहीं। सर, ईज ऑफ डूइंग में भी जो हरियाणा जो है 13% लुढ़का है। देखिए, मैं एक इंडस्ट्री का काम करता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि आज इंडस्ट्रियल सेटअप जिस प्रकार से जीडीपी को तो लोग पता नहीं कौन से आंकड़े लेकर के दिखाते रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आज इंडस्ट्रियल सेटअप में कोई भी चीज़ बिकवाली के लिए बाजार बिल्कुल सुस्त पड़ा है, मार्केट ठप पड़ी है और मजदूर को काम मिल नहीं रहा। जो ये 2-3%, 2.5% जीडीपी दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भी ये 2.5% है, कहीं मेहनत समाना चल रही हो। बड़ौदा उपचुनाव है, आपने भी यहाँ ताल ठोक दी है, गांव में जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो जी, क्या कहना है? बड़ौदा चुनाव जो है ये एक विधायक के गुजरने की वजह से हमें इस क्षेत्र में घूमने का मौका मिला। हमारी पार्टी यहाँ पर बाई इलेक्शन में अपनी उपस्थिति लेकर आई है, लेकिन पूरा राउंड करने के बाद हमने गांव के हालात देखे कि 55 साल तक कांग्रेस राज करने वाली पार्टी और जिसमें मैक्सिमम ये बड़ौदा चुनाव से कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे हैं और 6वीं बार बीजेपी भी सत्ता में है। दोनों पार्टियों का हालात देखने के बाद हल्का बड़ौदा की स्थिति, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल, ना कोई कॉलेज, ना कोई कारोबारी इंडस्ट्रियल सेटअप, न ही कोई शिक्षा का किसी तरह का स्कूलों का कोई उचित प्रबंध, देखने में तो यहाँ तक आया कि जो मूलभूत जरूरत है पानी, कि मैं एक दिन बिलबलान गांव और जसराना गांव में बैठा था और बैठे हुए 50 लोग थे। एक आदमी कोई कान में फुसफुसाता है और वो व्यक्ति उठ के दौड़ पड़ता है और उसको देख करके 2-3 लोगों ने जब और पंगत से उठ करके, जब मीटिंग से उठ करके दौड़ने लगे तो उनको देख करके 10-15 लोग और दौड़ने लगे। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोला जी 5-5 दिन बाद पानी आता है और अगर 1 घंटा ना भरा गया तो पानी फिर 5 दिन बाद मिलेगा, तो पानी पीने से प्यासे रह जाएंगे। जिस हलके में मूलभूत सुविधा पानी की जब अब तक पूर्ति नहीं हुई तो इस दलित पिछड़े के रोजगार की पुष्टि कौन करेगा? हमने तो ये देखा कि हमारे पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर तो जो दलित और पिछड़े के साथ और पूरे देश में जो शोषण हुआ हमारे रोजगार का, वो तो हुआ, लेकिन इस देश में 2 भारत हैं। एक भारत है 75% दलित और पिछड़ों का, एक भारत है 20-25% अपर टीम का, जिनके पास अनेकों कोठियां और एक व्यक्ति कितना पानी बहा देता है और एक व्यक्ति वो है जो पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। जिस तरह से आपने अभी कहा कि विकास नहीं हुआ, लेकिन 10-15 साल की सरकार कांग्रेस की रही है, अभी 6 साल होने को है बीजेपी की सरकार गठबंधन की भी रही है। तो सरकार तो कह रही है बिना भेदभाव के सभी विधानसभा में समान काम समान विकास किया जा रहा है। सरकार तो सबका साथ सबका विकास और कोरा बकवास हाँक रही है। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है तो 11% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन जो है ना 27% थी और वो 11 की 12 नहीं हो सकी। और इसी तरह बड़ौदा हलके की अगर हम बात करें कि बड़ौदा हलके में अभी तक अब 2 शिलान्यास करने जरूर जा रही है सरकार, कि सिर्फ वोटों के लिए या वास्तविक तौर पर उसका विकास करने के लिए, क्योंकि लोगों को अब ये बहकाया जा रहा है भाई अगर आपने ये कॉलेज बनवाने तो वोटें हमें दो।
इट मीन जो लोगों को वर्गला करके वोट लेने के लिए ये शिलान्यास किए गए हैं। तुम वोट डाल देंगे तो हम ये कॉलेज लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसका मकसद क्या है कि जो अब से पहले सबका साथ सबका विकास का नारा था उसका फिर हम क्या करें। ये हालात तो जो है ना तब है जब 6वें साल में बीजेपी एंटर कर गई। मुझे ये कन्फर्म है कि ये भाषण होते हैं, भाषण जनता को और किसानों मजदूरों को सुनाने के लिए, गरीबों को सुनाने के लिए दिए जाते हैं। अगर 70 साल 73 साल देश की आज़ादी के हो गए और किसानों और मजदूरों पे भाषण दिया जा रहा है, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, किसान बचाओ, तो फिर उन्हीं किसानों की हालात खस्ता क्यों हैं? उन लोगों का जो लोग शहरों में बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे बैठे हैं, वो लोग जो है आज भी सत्ता पे काबिज इस तरह से हैं कि बाकी को गुलामों की जिंदगी जीनी पड़ रही है। जिस तरह से आप गांव में जा रहे हो, कई कुछ गांव में देखा कि विरोध भी झेलना पड़ा आपको, क्या लगता है? देखिए, विरोध तो जब कोई व्यक्ति किसी के साथ हुए शोषण का प्रचार या शोषण के बारे में जिक्र करेगा, किसी का मकान अगर कोई कब्जा कर ले, जब उसे छिड़वाने के लिए जाएंगे तो उसे पीड़ा जरूर होगी कि जिस व्यक्ति से मकान अपनी कोई जमीन मकान छिड़वाना है, ये हक है। जब हक को छिड़वाने के लिए बात आती है, भेदभाव को मिटाने की बात आती है, तो जो भेदभावी लोग हैं जिन्होंने शोषण हमारा कर रखा, उन्हें तो पीड़ा रहेगी। अब उनके डर करके हम ये तो है नहीं कि भाई वापस लौट जाएंगे। जागसी गांव में मैंने देखा ठीक इसी प्रकार से जो है ना, यहाँ पर कल धनाना में भी लगभग एक समाज के 20-50 लोग दोबारा उन लोगों को ये कहने के लिए आए कि आपने राजकुमार को क्यों एंटर किया यहाँ पर धनाना गांव में, तो उनकी काफी तू मैं हुई मेरे आने के पश्चात। इसका मकसद ये है कि जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं या भेदभाव रखने वाले हैं, उन लोगों की तो ये मानसिकता बनी हुई है कि किसी तरह से इन लोगों को ये पता ना चले कि हमारा शोषण कौन कर रहा है। लड़तंत्र, जुबान तंत्र और प्रेशर। कल परसों रिढाना गांव के अंदर 2 चौधरी बीच में आकर के बैठ गए, गरीब तबके के, जो बोले उसे घुर्क दें, जो बोले उसे ही घुर्क दें। हमारे वहां पर प्रत्याशी महिला जो राजबाला यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी, उसको आखिर कहना पड़ा कि तेरा मतलब क्या है, क्या तेरे गुलाम हैं ये लोग? इन सब बातों को लेकर के ये हमारे लोग आज भी उनके दबाव में हैं। देश की आजादी के 73 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं भी हमें नहीं लगता कि देश की आजादी इस 75वीं सदी दलित और पिछड़े के हिस्से में आई है। हमारे में से मुट्ठी भर लोग तितर जो है ना